हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में कक्षा 7वीं की जो भारतीय समाज और राजनीति की विज्ञान किताब है और जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 के नाम से, उसके बारे में बात की हुई थी। आज हम लोग भारतीय समाज को समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए कक्षा 8वीं की किताब का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के नाम से, इसके बारे में बात करेंगे। इस किताब के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को 2-3 पॉइंट याद रखना चाहिए। एक तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ें जब आप लोग, तो एक सब्जेक्ट को एक बार में खत्म किया करिएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप लोग क्या करते हैं कि पहले कक्षा 6वीं की सभी किताबें उठाते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। ऐसा मत करिएगा। पहले आप लोग एक सब्जेक्ट को उठाइए, जैसे इतिहास को उठाइए, और इतिहास की कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो क्या रहेगा कि एक क्लास को दूसरी क्लास से आप लोग जोड़ पाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में भी आएंगी। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है कि पहली बार जब आप लोग किताब पढ़ रहे हो तो उस समय कोई आप लोगों को नोट्स बनाने का काम नहीं करना है। पहली बार में केवल ओवरव्यू लेना है, एक एक लाइन, एक एक शब्द को, एक एक पैराग्राफ को बड़े ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। और तीसरी बात आप लोगों को ये याद रखना है कि एनसीईआरटी किताबें आपको सिखाती हैं, आपको समझाती हैं, आपका बेस मजबूत करती हैं। तो इन्हें 2 से 3 बार कम से कम पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है तो यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे जाकर कवर कर लीजिए। और मैं इतना यकीन दिला सकता हूँ आप लोगों को कि आपके हर सवाल का जवाब आपको बड़े आसानी से यहाँ मिल जाएगा। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों का भी ध्यान रखा गया है। और एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी डाउट है, कौन सी किताबें पढ़नी है, इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इन सब पर हम लोगों ने बात की हुई है। एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रही है और इस तरह का कवर पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग दुकान पर खरीदने जाएंगे। तो ये आप काम कर सकते हैं। और आप देखते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा एक किताब लिखी जाती है। बहुत ही विश्वसनीय आंकड़े रहते हैं, आप देखेंगे। और किसी भी एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कि इसी का रेफरेंस भी दिया जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहती है। और मुझे नहीं लगता है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस में कुछ उखड़ने वाला है। समय रहते आप लोग पढ़ लीजिए इन किताबों को, ठीक है। और 65 रुपये की मिलेगी आप लोगों को जब आप लोग खरीदने जाएंगे। कितने की? 65 रुपये की मिलेगी। और देखिए, पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति में जिन लोगों का योगदान है उनके नाम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इन किताबों को बड़ा रिसर्च करके लिखा गया है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही साधारण शब्दों में ये किताबें लिखी गई हैं। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप लोग जब स्पेशल किताबें पढ़ेंगे, जैसे आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से उन किताबों को समझ पाएंगे। और एनसीईआरटी किताबें आप देखेंगे कि आपके चाहे प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, निबंध हो, हर जगह आपको फायदा पहुंचाएंगे। शिक्षकों के लिए आरंभिक टिप्पणी, ये आप देखिए सामाजिक विज्ञान की सामाजिक एवं राजनीतिक भाग 1 है, ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 है और ये तीसरी किताब है। 2 पहले हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग, ये सब आपको ही करना है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको कहीं की परेशानी है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। 8वीं कक्षा की पुस्तक में शामिल किए गए मुद्दे, तो 8वीं कक्षा की पुस्तक कानून और सामाजिक न्याय के शासन पर केंद्रित है। इसकी इकाइयाँ भारतीय संविधान, संसद, न्यायपालिका, सामाजिक हाशियाकरण और आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, इन 5 शीर्षकों पर केंद्रित है। और प्रत्येक इकाई में 2 अध्याय आपको देखने को मिलते हैं। और इस पुस्तक में विद्यार्थियों को यह पढ़ने का मौका मिलेगा कि कानून क्या है और कानून का शासन क्या होता है। आप देखते हैं कि अभी हमारी सरकारें कहती रहती हैं कि भाई हमारे यहाँ कानून का शासन है, तो ये कानून का शासन है क्या। वे यह भी पढ़ेंगे कि अक्सर सिर्फ कानून की ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि अपने मौलिक अधिकारों को साकार करने के लिए लोगों को लंबे समय तक संघर्ष के रास्तों पर भी चलना पड़ता है। किताब के आखिरी में एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान पर टिप्पणी दी गई है
और यह टिप्पणी इस पुस्तक में उठाए गए मुख्य विचारों को पुनः आपस में जोड़ती है। चलिए, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। बड़ी कहानियों का संकलन एक तरह से आप देखेंगे करके बताया गया है, तो कहीं आप देखेंगे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो आप देखिए भारतीय इकाई 1 में भारतीय संविधान और धर्म निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के बारे में आप लोग जानेंगे। धर्म निरपेक्षता की समझ आप लोग देखेंगे। आप लोग कहते रहते हैं ना कि हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं या पंथ निरपेक्ष हैं, तो उसी की बात हो रही है। इकाई 2 में आप देखेंगे संसद और कानूनों का निर्माण किस तरह से होता है, हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ आप लोग देखेंगे। और आप देखते हैं जब कानून बनाना होता है तो लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के साथ पास जाता है, और राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, स्वीकृति देते हैं, वो कानून बन जाता है। इकाई 3 में न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका अध्याय 5 में पढ़ोगे। अध्याय 6 में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है उसके बारे में आप लोग जानोगे। इकाई 4 में सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाजें देखेंगे। हाशियाकरण की समझ देखेंगे। हाशियाकरण से किस तरह से निपटा जा सकता है वो देखेंगे अध्याय 8 में। फिर इकाई 5 में आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, जन सुविधाएं देखेंगे अध्याय 9 में। अध्याय 10 में कानून और सामाजिक न्याय को आप लोग देखेंगे। तो इस तरह से टोटल आपके 10 अध्याय होंगे कक्षा 8वीं की किताब में। इन 10 अध्याय को आपको कवर करना है। चलिए एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं अध्याय 1 का। कोई हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, बस हम लोग देख लेते हैं, नजर डाल देते हैं। इकाई 1 और इसमें अध्याय आप लोग देखेंगे पहला, देख लीजिए। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान, और इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करते हैं। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप देखेंगे कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान होता है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देश के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उसके पास संविधान होता है और जिसके हिसाब से आप देखते हैं सरकारें चलती हैं, और कई उस देश भी पूरे होते हैं। और आप देखेंगे कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी, और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान का सभा का गठन किया गया था। और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियुक्ति और भविष्य तय करने का मौका मिला था, और संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया था। और संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान का जनक पिता किसे कहा जाता है, ये आप देखेंगे भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान कुछ प्रावधानों के साथ आ चुका था, लेकिन और इसीलिए आप देखते हैं 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हुए हैं और आप लोग सुनते रहते हैं। एक कहानी के रूप में आपको समझाया गया है, इसलिए आपको कहीं कोई परेशानी भी नहीं होने वाली है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो। और इतने आसानी से जो अधिकार आपको मिले हुए हैं ना, मौलिक अधिकार आप लोग देखते हैं संविधान के भाग 3 में, इतने आसानी से नहीं मिल गए हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखिए इतना मेहनत करनी पड़ी, इतना सब आप देखेंगे उन्हें करना पड़ा, जेल जाने पड़ा, तरह तरह की यातनाएं झेलने पड़ी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान है, इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है,
और खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपराध हैं। इसके बारे में इसी किताब में हमें आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करने की बात की गई है। आप देखते हैं कि आरक्षण मिला हुआ है ना महिलाओं को, SC ST को, OBC वर्ग को, तो वो अपवाद, वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए आप देखते हैं उन्हें दिया जाता है अपवाद स्वरूप। एक आपने देखा होगा कि मौलिक अधिकारों का हनन ही होता था। केरल में सबरीमाला प्रकरण आप लोगों ने देखा होगा। फिर महिलाएं कोर्ट चली गई और कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, और आपको मालूम होगा कि फिर क्या हुआ था कि महिलाओं को भी उसमें जाने का अधिकार मिल गया था। इसी तरह से आप देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने या कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया हुआ है। और हमारा धर्म परिवर्तन को नहीं रोकता है हमारा संविधान, याद रखिएगा। बस वो आप देखिए, बल से नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अभी काफी उस पर विवाद भी चल रहा है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। और अगर आप देखिए आर्टिकल 32 ना हो, संविधान के उपचार का अधिकार ना हो, जिसे आप देखते हैं कि संविधान की आत्मा तक कहा गया है, तो हमारे अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर कोई भी आपके अधिकारों का हनन करेगा और आप लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। और धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सब धर्म बराबर है हमारे लिए, सबकी क्या है नज़रों में, आप देखते हैं। चलिए, ये आप देखिए जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो नीचे अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो ये भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। अध्याय पढ़ने से पहले भी देख लिया करिएगा और अध्याय के बाद आप लोग पढ़ लिया करिएगा, क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिएगा, ठीक है। मनमानापन, ये जब सब कुछ किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहां नियम तय नहीं किए जा गए हो, जहां फैसलों का कोई आधार नहीं हो, उसे ही मनमाना कहा जाता है। आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए और यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। और इसी वर्ष के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को और आप लोग अच्छी तरह से जानेंगे। राज्य व्यवस्था, तो इसका आशय है एक ऐसे समाज से जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा जाता है। मानव व्यापार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। और इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों बच्चों के गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। निरंकुशता, इसका मतलब है सत्ता या अधिकारों की क्रूर और अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से निरंकुशता। आप देखते हैं कि हमारी सरकार कहती रहती है ना, तो उन्हीं को आप देखते हैं करते रहते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 किताब जो है उस पर बात कर लिए। और आप लोग का कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो बताया करिएगा।